गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज से हमारा बीएड का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो खूब अच्छे से पढ़ें, मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर है, उसका फर्स्ट जो यूनिट है विकास के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि मैंने कल बताया था, पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आप भी अच्छे से समझें, कंसेप्ट को क्लियर करते रहें। ठीक है, जहाँ भी आपको समझ नहीं आता आप बिल्कुल कमेंट करें, उस पर हम लोग आगे वाली क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और बार बार वीडियो देखें। जब आपको नहीं समझ में आता, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी या जो मैं पढ़ता था तो एक बुक को कई बार पढ़ लेता था, तो ऑटोमेटिक एक बुक एक बार में नहीं कुछ कहती है। 2-3 बार आप पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ हम बार बार देखते हैं, ऑटोमेटिक वो हमारे दिमाग में अपने आप हमारा दिमाग उसके आंसर देना शुरू कर देता है। तो इसको बार बार देखें, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं हूँ, आप कमेंट करें और क्लियर करते हैं। ठीक है, मज़ा आएगा। ठीक, तो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं शिक्षा क्या है। देखिए, शिक्षा एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है ना। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई घोड़ा है नवजात, उसके बाद उसको आज तक उसकी सवारी नहीं की गई, अब उस पर आप एकदम से बैठेंगे, उठा के नीचे फेंक देगा, है ना। लेकिन यदि उसको आपने उसको शिक्षा दी, उसको प्रैक्टिस कराई, उसके साथ उसको हैंडल किया, है ना, क्या बोलें उसको समझ नहीं आ रहा है, मतलब शिक्षित किया, ओवरऑल शिक्षित किया कि बार बार उसको लगे रहे, उसकी प्रैक्टिस करते रहे, अंततः वो आपको सवारी करने योग्य बन जाएगा। अब आप वो आपके काम का जानवर बन गया, पशु है। हम लोग भी तो पशु जानवर ही हैं, और क्या। ठीक है, और अब तो और ज़्यादा जानवर होते जा रहे हैं। तो वो जानवर था, उसको शिक्षित किया गया, अब वो आपको यात्रा करने लायक बन गया। आप उसको तांगे में ले जा सकते हैं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, वो आपको काम का बन गया, आपने शिक्षित कर दिया। इसी प्रकार हम लोगों को जब शिक्षित कर दिया जाता है, बेहतर शिक्षित कर दिया जाता है, तो हम लोग खुद के लिए तो अच्छे साबित होते हैं, समाज के लिए भी होते हैं, और इस दुनिया में आने का मकसद भी पूरा होता है। यदि हम लोग अच्छे से शिक्षित हुए, केवल किताबें रट करके शिक्षित होना बात अलग है, कॉन्सेप्चुअल, तार्किक, बुद्धि पर जो उतरे, उस हिसाब से यदि हम लोग शिक्षित हों तो हो सकता है कि हम लोग खुद के लिए भी अच्छे साबित हों और समाज के लिए भी अच्छे साबित हों। तो शिक्षा हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है। ठीक है, अब रही मनोविज्ञान की बात, तो मनोविज्ञान में भी आपको दिख रहा है मन का विज्ञान। मन क्या है, सबको पता है कि जो भी पर्सनालिटी अलग अलग हैं वो केवल मन के द्वारा उत्पन्न विचारों के कारण है। भाई, सारे इंसान 140 करोड़ जनसंख्या होने वाली है, सब महान क्यों नहीं हो रहे हैं? सबके अलग अलग मन हैं। उसी सिचुएशन को, उसी स्थिति को देखने का सबका नज़रिया अलग अलग है। ठीक है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई कुछ बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, तो सबका मन अलग अलग है, अलग अलग पर्सनालिटी है, अलग अलग सबका व्यक्तित्व है। ठीक है, तो मन क्या है, हमारे और आपके अंदर हो सकता है कुछ अभी इस क्षण, इस मोमेंट में कुछ अलग विचार चल रहे हों, मेरे अंदर कुछ अलग विचार चल रहे हों, किसी थर्ड पर्सन के अंदर कोई अलग विचार चल रहे हैं। तो जो हमारे अंदर विचार चलते हैं वो हम लोग भौतिक जीवन में करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वैसा हम लोग व्यवहार करते हैं। पता चले किसी सिचुएशन में आपका मन बड़ा शांत है, दूसरे को क्रोध आ रहा है उसी चीज़ पर, तो ये व्यवहार का जो वर्णन है या व्यवहार का जो अध्ययन है, उसको हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। और आगे बात करेंगे मनोविज्ञान, तो अचानक से व्यवहार का अध्ययन नहीं कहने लगे, इससे पहले भी क्या कहते थे वो बात करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान हुआ है। अच्छा, जो रॉस हुए हैं, रॉस एक विद्वान हुए हैं, इनने बोला कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी भी शिक्षा के साथ या मनोविज्ञान अलग नहीं हो सकता है, शिक्षा के साथ साथ मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। अभी हम लोग इस पर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं इसलिए, लेकिन पहले भी आप देखिए
हमारी क्लास का उदाहरण लेते हैं। क्लास में आप देखते हैं कि क्लास होती थी, सब लोग स्टूडेंट बैठे रहते हैं, लेकिन जो टीचर आते थे उनका पढ़ाने का नज़रिया, जैसे कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट बैठा तो उनको दूसरे तरीके से ट्रीट करते थे कि इसको ये टॉपिक समझाया है, और वो मान भी लेते थे कि ये समझ गया होगा। उनका कहाँ रहता था, पूरा का पूरा जो फोकस रहता था बैक बेंचर पर रहता था, पीछे वो क्या पढ़ रहे हैं। तो उनको खड़ा करते थे, बताइए क्या पढ़ा आपने, क्या समझा। तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर मनोविज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। किस मनोविज्ञान, मतलब कौन सा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, उससे क्या पूछा जाए, क्या समझा जाए, तो वहाँ भी वो मनोविज्ञान का उपयोग करते थे, है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं कि शैक्षिक वातावरण में कैसे सीखने के प्रभावी तरीके को प्रभावी बनाया जा सके, सीखने को कैसे प्रभावी बनाया जा सके, बच्चे कैसे अधिक से अधिक सीख पाएँ, उसके लिए हमें क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है, कौन सी तकनीकों का उपयोग करना है, ताकि बच्चा बहुत ही अच्छे से सीख सके। क्योंकि हर व्यक्ति एक समान तो है नहीं, हो सकता है कि उसी सिचुएशन को कोई और बच्चा दूसरे तरीके से देख रहा है, कोई और ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो किसी और तरीके से देख रहा है, तो हमें उसके आधार पर ये निर्णय करना होता है कि हमें किसको किस तरीके से सिखाना है। तो इसमें हम लोग करते हैं मनोविज्ञान का उपयोग। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। अब हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, एक क्यों लिखे हैं इनका आपको बाद में समझ में आएगा। जैसे प्लेटो है, रूसो है, मॉन्टेस्क्री है, थॉर्नडाइक है, पेस्टोलॉजी, ये बड़े काम के नाम हैं। इनको एक तो आप जब पेपर में लिखेंगे तो बड़ा इम्प्रेशन पड़ता है आपकी कॉपी पर, आपको अच्छे नंबर भी दिए जाते हैं। दूसरा, जब आप किसी एग्ज़ाम देंगे तो हर एक क्वेश्चन में इनमें से कोई ना कोई नाम आपको मिलता रहेगा। तो आज से जब आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझते चलेंगे किसने क्या बोला था, क्यों बोला था, किस लिए बोला था, तो आप वहाँ पर आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप वहाँ पर बहुत ही अच्छे से पेपर को अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो प्लेटो, तो शिक्षा मनोविज्ञान का कहते हैं प्लेटो के समय से इसका प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, और जो रूसो हैं, रूसो शिक्षा दर्शन है, उनने उसके आधार पर शैक्षिक मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। मैडम मॉन्टेसरी है, इनके बारे में तो विस्तृत आगे पढ़ेंगे। मॉन्टेसरी कौन थी, इन्हें क्या बोला था, किस लिए बोला था, इनने इसको आंदोलन का रूप दिया लगभग 1900 के टाइम पे, सन 1900 के टाइम पे। और थॉर्नडाइक हैं जो थॉर्नडाइक, इनको आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किनको? थॉर्नडाइक को। मतलब इस टाइप के नाम सीटेट में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि थॉर्नडाइक क्या था, उन्होंने क्या बोला था, कौन सा स्टेटमेंट दिया था, इसलिए मैं इनको यहीं पर मेंशन करते जा रहा हूँ। और मैं आपको भी दिख रहा है कि मैं कोई ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि थ्योरी रटवा दी, मैं केवल कॉन्सेप्ट पर बात करूँगा और एक ऐसा लगेगा कि प्रैक्टिकली, तो आप वहाँ पर अच्छे से लिख भी पाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आगे के एग्ज़ाम भी आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। पेस्टोलॉजी को शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकरण का जनक माना जाता है। किसका? वैज्ञानिकीकरण का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि शिक्षा मनोविज्ञान हम अभी से पढ़ रहे हैं, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग आप समझिए कि प्राचीन काल में जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद पुराण है ना, उपनिषद हैं, इनमें भी कई जो कथाएं आती हैं, उनमें आप देखिए, अब जैसे राम जी को ले लीजिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो इनने अल्पकाल में विद्या ले ली थी। एक शायद सुनी भी होगी, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। तो वहाँ पर जो गुरुदेव थे, विश्वामित्र जी थे, उनने ये समझ लिया था कि ये चारों भाई जल्दी से कैच करते हैं, इनको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। मनोविज्ञान का उन्होंने उपयोग किया, उसी हिसाब से उन्होंने शिक्षा देना स्टार्ट किया, वो सीखते भी गए। वहीं कोई और विद्यार्थी होते वो नहीं सीख पाते, तो उसके आधार पर उनको एक रणनीति बनाई जाती है इनको सिखाने की। ऐसे रामायण में आप कौरव और पांडव देखिए,
उनने इस आधार पर उनको शिक्षा दी कि भैया कौन धनुर्विद्या के योग्य है, कौन गदा विद्या के योग्य है, कौन तलवारबाजी सीखेगा, कौन क्या सीखेगा। इसके आधार पर गुरुदेव तय करते थे अपने मनोविज्ञान के कारण कि किस विद्यार्थी को किस टाइप की शिक्षा देनी है। तो ऐसा नहीं कि शिक्षा मनोविज्ञान हम आज पढ़ रहे हैं, अब प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, है ना। तो शिक्षा और मनोविज्ञान, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान से मिलकर बना है और इसको हमने पढ़ ही लिया। शिक्षा किसे कहते हैं, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र में भी शिक्षा मनोविज्ञान को बहुत ही अच्छे से समझा गया है। जैसे संवेग हैं, जो जैसे ईर्ष्या है, घृणा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको कैसे बैलेंस में कर सकें, कैसे शांत कर सकें, इस पर महावीर जो स्वामी हैं, बुद्ध हैं, इनके दर्शन शास्त्र में काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया गया है कि आप कैसे मन को शांत कर सकते हैं। ये घृणा है, ईर्ष्या है, भय है, इनको इस संवेग होते हैं, आगे पढ़ेंगे संवेग के बारे में विस्तृत। तो ये कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान को सम्मिलित रूप से समझने से पहले हम लोग को मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझना होगा। मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान में समय के साथ साथ बहुत परिवर्तन आए। नाम तो यही रहा, पर इसके समझने के जो पर्याय, जो अर्थ थे, वो अलग अलग रहे। जैसे प्राचीन काल में इस मनोविज्ञान को हम लोग आत्मा के दर्शन या साक्षात्कार के रूप में मानते थे, आत्मा के विज्ञान के रूप में मानते थे, आत्मा के दर्शन या आत्मा के विज्ञान के रूप में हम लोग मनोविज्ञान को मानते थे। क्यों मानते थे? आप दर्शन शास्त्र पढ़िए, जैसे महावीर स्वामी के बारे में पढ़िए, बुद्ध के बारे में पढ़िए। इन्हें क्या किया? इन्हें ध्यान लगाया, अपने आत्मा का साक्षात्कार किया, ज्ञान की प्राप्ति की, बोधि प्राप्ति की। तो उनने अपने मन के पूरी साइकोलॉजी को समझा कि हमारा मन किस स्थिति में क्या क्या विचार करता है, कैसे हमारे मन में स्वतः प्रति क्षण कोई ना कोई विचार आता रहता है, उसके आधार पर हम लोग व्याकुल बने रहते हैं, है ना, इच्छाएं जागृत रहती हैं। तो ये सब आत्मा के दर्शन के रूप में उन्होंने मनोविज्ञान का बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया और अंतर्मुखी होकर के किया। अभी के जो वैज्ञानिक होते हैं वो बहिर्मुखी होकर के कुछ ना किसी चीज़ पर शोध करके, हमारे जो ऋषि मुनि महात्मा बुद्ध हैं, महावीर हैं, बैठे बैठे अंतर्मुखी होकर के सारे चीज़ का विश्लेषण करते थे और अपने मन का विज्ञान उनने ऐसे ही समझा। लेकिन फिर मन का विज्ञान बदला, उसकी परिभाषा बदली। कब? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में इस मन के विज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान माना जाने लगा, है ना, कि मस्तिष्क कैसे काम करता है। मस्तिष्क किसी विशेष स्थिति में, परिस्थिति में, जैसे हमारा प्रामस्तिष्क है, वो क्या कैसे निर्णय लेता है, कैसे हमारे अंदर भय जागृत होता है, क्रोध बनता है। तो ये सब मस्तिष्क के विज्ञान को 17वीं शताब्दी तक। लेकिन 18वीं से 19वीं शताब्दी आते आते इसको हम लोग चेतना के विज्ञान के रूप में जानने लगे। चेतना जैसे प्रतिक्षण जागृत रहना, एकाग्रता अच्छी करना है। लेकिन 1912, लगभग 1912 में जे.बी. वाटसन हुए हैं, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनने फाइनली बोला कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन है। हम कैसा व्यवहार करते हैं और कैसा व्यवहार करना चाहिए, सामने वाले से हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसके आधार पर हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के संदर्भ में हमें बेहतर सिखाने के लिए कैसे मनोविज्ञान का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो बेहतर से बेहतर सीख सकें। ये शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, और जहाँ भी समझ में नहीं आता है तो एक दो बार और आप वीडियो देखें, और फिर इसके बाद ये नहीं कह रहे कि आप बस वीडियो देखें, फिर इसके बाद आप बुक पढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और जल्दी जल्दी आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। बुक जरूर पढ़ा करें, ऐसा नहीं है कि केवल मैंने वीडियो देखें। आप इसको देख के 2-3 बार वीडियो देखें, फिर आप बुक पढ़ें, निश्चित ही आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आजीवन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के लिए और आगे पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।